एक दो चीज हमें देखनी पड़ेंगी. सो या इट विल गेट कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द सैटरडे. इट विल गेट कंप्लीट. ऑलराइट. बाय द वे आप लोग, आई होप आपको मालूम हो कि आपका जो संडे को टेस्ट होने वाला है आपका मेजर टेस्ट है, तो दे दीजिएगा, मिस मत करिएगा एंड अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिएगा. ठीक है. सो डू दैट. नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. ठीक है. चलिए, कुछ चीजें पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा. जैसे कि एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि आपने अभी तक अपने तीन चीजें आप यहाँ पे, तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे पढ़ चुके हो. यू हैव स्टडीड थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर. यू हैव स्टडीड द C3 प्लांट्स, इनको आपने स्टडी कर लिया है. देन आपने देखा आपका C4 प्लांट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया. फिर हमने बात की हमारे केम प्लांट्स के बारे में, प्रोसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स. तो केम प्लांट्स या केम पाथवे के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी कर ली. सो दैट इज आल्सो समथिंग वी हैव सीन, राइट. तो ये तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी है. और एक और सुपर इंपॉर्टेंट जो चीज हमने देखी है वो आपके यहाँ पे है फूड और रेस्पिरेशन. वो भी ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज आल्सो बी इंपॉर्टेंट. सो ये भी याद रखना. फोटो रेस्पिरेशन भी हमने यहाँ पे देखा है, राइट. अगर आपसे कोई पूछे कि फोटो रेस्पिरेशन आपका कब होगा, अगर मैं आपके सामने रूबिस को एंजाइम रख दूं और आपसे बोलूं कि कब हो सकता है फोटो रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? इसके साथ कंबाइन ऑक्सीजन आएगा और जब वो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे आके बैठेगा, राइट, तब आपको मिलेगा आपके यहाँ पे होते हुए फोटो रेस्पिरेशन, जो आपके लिए आपका वेस्टफुल साइकिल है. अब एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप याद करोगे ना, तो फोटो रेस्पिरेशन करने के बाद आपको जो पहली चीज मिलती थी, इफ यू रिमेम्बर, यू गेट टू हैव फॉस्फोग्लाइकोलेट. एक तो आपको मिलता है, एक तो आपको पीजीए मिलता है. यू गेट पीजीए प्लस गेट द फॉस्फोग्लाइकोलेट. यू गेट योर फॉस्फोग्लाइकोलेट. ये दो चीजें आपको वहां पे मिलती है. ठीक है. आपको पीजीए मिलता है और आपको मिलता है आपका यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट. अब जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, याद रखना, ये दो कार्बन से बना होता है. ये आपका दो कार्बन से बना हुआ होगा. तो याद रखना, जब आपका फोटो रेस्पिरेशन किया जाएगा तो आपको दो चीजें मिलती है. एक आपका होता है पीजीए, दूसरा आपका यहाँ पे होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट. और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका यहाँ पे होगा, ये आपका दो कार्बन से बना हुआ होता है. तो क्योंकि ये मेरा दो कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो मेरे लिए कुछ नई बात है, तो इसलिए याद रखना फोटो रेस्पिरेशन को इवन हम कहते हैं एज अ C2 साइकिल. ठीक है. तो याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन को आप इवन कह सकते हो यहाँ पे एज अ C2 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा जो आपका दो कार्बन आइटम से बना हुआ होगा, एंड दैट इज माय फॉस्फोग्लाइकोलेट. तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ C2 साइकिल. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमने रूबिस्को की बात की थी, पीपी कार्बोक्सिलेज की बात की थी. सो ऑल दोस थिंग्स शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो याद रखना व्हाई यू कॉल देम एज अ C2 साइकिल. सो ये तीनों चारों चीजें हमने यहाँ पे देखी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार फिर बता रहा हूँ, इनको अच्छे से याद रखना हमेशा, राइट. नाउ अभी हम बात करेंगे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में. कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस को एक तरीके से आपका अफेक्ट करते हैं. सो विच आर द फैक्टर्स यू विल बी हैविंग जो आपके फोटोसिंथेसिस को करते हैं यहाँ पे अफेक्ट. तो इसमें आपके दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक आपका होता है यहाँ पे आपका इंटरनल फैक्टर्स. एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर्स जो आपके अफेक्ट करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस को, और एक आपका होता है यहाँ पे आपका एक्सटर्नल. बिल्कुल. एक आपका यहाँ पे होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लोग साइड में रखते हैं. इंटरनल फैक्टर्स पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है. इसमें बेसिकली आ सकता है जैसे कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये डिटरमाइन करता है कि यार कितना आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा. नंबर ऑफ लीव्स, then you can have your amount of chlorophyll. अब ये सारी जो चीजें आपकी यहाँ पे होती है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ लीव्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं. अब ये बेसिकली
पहले से डिसाइडेड होता है ना कि एक प्लांट के अंदर कितने लीफ बनेंगे, कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, पहले से उसके अंदर डिसाइडेड है। तो ये फैक्टर जो होते हैं ये भी कंट्रोल करते हैं कि आपका प्लांट कितने फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अगर आपके पास क्लोरोफिल का अमाउंट कम है या अगर आपके पास क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट अगर आपके सेल के अंदर कम है, देन यू विल फाइंड कि आपका प्लांट इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। सो दीज आर माय इंटरनल फैक्टर्स। सो इंटरनल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि आपका प्लांट कितना अमाउंट में खाना बना सकता है, कितने अमाउंट में आपका फोटोसिंथेसिस वो यहाँ पे कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेट्स सी देम। इसमें यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लाइट, you can have something like your temperature, CO2 concentration and your water. ये आपके कुछ मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका अफेक्ट होगा। सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपका टेम्परेचर, लाइट, CO2, वाटर आपका अगर सही नहीं है, अगर सही अमाउंट में नहीं है, देन आपको क्या मिलेगा होते हुए कि आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका कम हो जाएगा। लेट मी गिव द एग्जांपल। सी, समझो कि आपके पास बढ़िया लाइट है, बढ़िया CO2 है, बट आपका टेम्परेचर सही नहीं है, तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, राइट। सो ऑल फैक्टर्स शुड बी देयर इन द राइट अमाउंट। सारे फैक्टर्स का होना जरूरी है, एक सही अमाउंट में होना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका सक्सेसफुली हो पाता है। तो याद रखना, एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये सब आते हैं आपके लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ माय एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान पे रखनी है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर लाइट। लाइट को हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लाइट। अब जब मैं लाइट की यहाँ पे बात करता हूं तो इसको मैं दो कैटेगरी में डाल सकता हूं। एक तो आपका होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एक तो आपका होगा यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने घंटे के लिए आपके लाइट आपको मिल रही है प्लांट को, दैट इज वन थिंग, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आप एक बात यहाँ पे याद रखना कि जब मैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट की यहाँ पे बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल इसमें हम इस चैप्टर में तो ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं, बट आप अपने एक चैप्टर में पढ़ोगे, आगे जाके आप एक चैप्टर में पढ़ोगे दैट देयर इज समथिंग लाइक योर शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। You have something like your short day plant and there's something like your long day plant. तो इसका पता है मतलब क्या होता है कि कुछ आपके प्लांट्स होते बेटा, जैसे आपका आपका प्लांट हो गया, आपका समझो आपका कैरेट हो गया। अब कैरेट आपका कब ग्रो करता है, कौन से सीजन में आपका कैरेट ग्रो करेगा अच्छे से? विंटर में तो गाजर मिलते हैं आपको, सब्जी मार्केट आप जाओ तो। सो याद रखना, सो सी व्हाट हैपेंस ना, सी अंडरस्टैंड दिस थिंग। शॉर्ट डे प्लांट वो होता है जिसको कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए होती है फॉर द फ्लावरिंग, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट वो होता है जिसको काफी लंबे ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती है, तब जाके वो फ्लावरिंग करेगा। तो याद रखना, आपके प्लांट्स कई ऐसे लाइक प्लांट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं इनटू शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, और ये प्लांट एक सर्टेन सीजन में ही ग्रो करते हैं। तो आप जानते हो विंटर सीजन में आपके डे शॉर्ट हो जाते हैं, यू नो दैट विंटर सीजन में आपके डे शॉर्ट हो जाते हैं और आपकी नाइट आपकी लेंदी हो जाती है। सो इन दिस पीरियड व्हाट विल हैपन कि आपके शॉर्ट डे प्लांट्स आपके ग्रो करेंगे। उनको चाहिए होता है कि आपके दिन कम हो, रात लंबी हो, दोस प्लांट वांट दैट। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको चाहिए लॉन्गर डेज, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत लंबा डे टाइम चाहिए होता है लाइट का, और उसके बाद ही वो अपना फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद ही वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो सच प्लांट आर कॉल्ड एज माय लॉन्ग डे प्लांट। तो याद रखना, यू हैव अ शॉर्ट डे प्लांट, यू हैव अ लॉन्ग डे प्लांट, एंड ये आपको इसलिए आप देखते हो कि कुछ प्लांट्स आपके कुछ सीजन्स में यहाँ पे ग्रो करते हैं। You will find some plants grow in a certain season only and you don't find them growing throughout the year, ठीक है। और एक और कैटेगरी होती है प्लांट्स की बेटा, एक और आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डे न्यूट्रल प्लांट। You have one more plant over that's called my day neutral plant.
अब इन प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन लंबा हो दिन छोटा हो, ये अपना फ्लावरिंग वैसे ही कर लेते हैं, इनको डे लेंथ से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सनलाइट मिलनी चाहिए, ये खुश रहते हैं। दे डोंट हैव डिमांड कि मुझे इतना डे लेंथ चाहिए, इतना नाइट टाइम चाहिए, ऐसा नहीं होता। सो डे न्यूट्रल प्लांट भी आपके होते हैं जिनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यूरेशन ऑफ लाइट से, बट ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट करती है, तो इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द प्लांट, सो इट डिपेंड करता है आप कौन सी प्लांट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, क्या ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे? सर ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट जनरली समर मंथ्स में काफी हैप्पीली ग्रो करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स आपके विंटर मंथ्स में काफी हैप्पीली आपके ग्रो करेंगे, राइट? नाउ देन यू हैव द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब जनरली देखा ही गया है यहाँ पे, व्हाट वी हैव सीन कि आपकी जो लाइट आ रही होती है ना प्लैनेट के ऊपर, वो मतलब इवन द 10% ऑफ द लाइट, 10% ऑफ लाइट which is reaching the planet, जितनी भी लाइट आपकी आ रही है उसमें से 10% ऑफ लाइट from your sun is enough for the photosynthesis। मतलब जितना भी आपके लाइट आ रहा होता है प्लैनेट के ऊपर उसमें से 10% भी आपका अगर मिल जाता है ना तो वो इनफ होता है प्लांट्स के लिए, दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर द प्लांट्स, सो दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर प्लांट्स। तो देखा जाए ना तो एक लाइट बहुत रेयर कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि प्लांट को लाइट नहीं मिल रही, ऐसा जनरली कभी नहीं होता कि मेरे प्लांट को लाइट नहीं मिल रही। लाइट जितनी भी आ रही होती है आपके प्लैनेट पे उसमें से आपको सिर्फ 10% चाहिए, सो 10% ऑफ लाइट फ्रॉम द सन इज इनफ फॉर द प्लांट्स। तो इसके अंदर ही इनका सैचुरेशन आ जाता है। 10% ऑफ लाइट जो आपकी, जो जितनी भी आपकी लाइट आ रही है उसमें से सिर्फ 10% लाइट जो होती है उतने से आप अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, एंड इतने से ही आपका सैचुरेशन हो जाता है। सो दिस इज इनफ टू अंडरटेक द सैचुरेशन। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इतनी परसेंट लाइट भी अगर आपको मिल जाती है ना प्लांट को, तो प्लांट अपना इनफ अमाउंट में शुगर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये बात याद रखना, जितनी आपको यहाँ पे लाइट मिल रही है वो आपकी इनफ होती है। सो बेसिकली लाइट को लेके कभी दिक्कत नहीं आती, मतलब आपको जनरली ये नहीं मिलेगा कि एक पेड़ खड़ा हुआ है फॉरेस्ट में और वो फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास लाइट की कमी है, ऐसा जनरली नहीं होता, राइट? सो लाइट बहुत रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो ये बात भी याद रखना, वेरी रेयरली इट इज बीन सीन लाइट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। सो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी रेयरली light becomes a limiting factor। बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि ये लाइट आपका एक लिमिटिंग फैक्टर बने, मतलब इसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा, ये नहीं इसलिए फोटो हो नहीं, ये सब प्लैनेट पे बहुत कमी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ, जितनी भी लाइट आपकी आ रही है उसमें से अगर 10% लाइट अगर आपको मिल जाती है जो बहुत लाइक मिनिमम है, तब भी आपका पूरा फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट आराम से कर सकता है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है एट दिस वैल्यू ऑल्सो द प्लांट विल अटेंड द सैचुरेशन, प्लांट अपना सैचुरेशन अटेंड कर लेंगे, मतलब वो अपना पूरा के पूरा अपना फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? सो लाइट कंसर्न नहीं होता जनरली, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब इसमें आप एक चीज याद रखना, कुछ आपके प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं शेड लविंग प्लांट्स। सम प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय शेड लविंग प्लांट्स। क्या कोई बता सकता है इन प्लांट्स का मतलब क्या होता होगा, इस नाम का मतलब क्या होता होगा? से कलर रिटेन करेगा वो, शेड्स वापस बोलिएगा, समझ नहीं आया। मतलब कौन सी वो कलर रिटेन करेगा, शेड्स हो सकता है। ओके ठीक है, ऑलराइट, चलिए मैं आप, ठीक है, ओके, आई टेल यू दिस। सी व्हाट विल बी हैपनिंग विद द शेड लविंग प्लांट्स, मतलब वो होते हैं जिनको दूसरों की छाया में ग्रो करना पसंद है। ठीक है, SHADE, शेड का मतलब होता है किसी के छाया के अंदर ग्रो करना है। शेड मतलब आप यू नो व्हाट इज अ शेड, राइट? जिसमें हम कई बार लाइक हमारे कैटल्स को भी रखते हैं। तो शेड लविंग प्लांट्स आपके वो होते हैं बेटा जिनको लाइक दूसरे प्लांट्स के छाया के अंदर ग्रो करना पसंद है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती, ये प्रेफर ही करते कि हम ऐसी जगह पे ग्रो करें जहां पे ज्यादा सनलाइट ना हो, राइट? और वहां पे फिर अपना वो फोटोसिंथेसिस कर सके। सो दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट, सो बेसिकली इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट काफी कम है, सो दे नीड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप देखोगे ना तो ऐसे प्लांट्स बड़े बड़े ट्रीज के आसपास ग्रो कर जाते हैं, ऐसे प्लांट्स बड़े बड़े ट्रीज के आसपास छोटे से प्लांट्स आपके ग्रो कर जाएंगे,
क्योंकि बड़े ट्री क्या करते हैं ना, वो पूरे छाया उन्हें प्रोवाइड करते हैं, दे फॉर्म द कैनोपी, और नीचे तक जो लाइट आ रही होती है वो ज्यादा नहीं आ रही होती, और उनको जितनी चाहिए उतनी आ रही होती है। सो याद रखना, शेड लिविंग प्लांट्स का मतलब वो होता है, ये मेरे वो प्लांट्स है जो जनरली छाया में ग्रो करना पसंद करते हैं, या ऐसे जगह पे ग्रो करना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट ना आ रही हो। सो उनको थोड़ी सी अगर सनलाइट मिल जाती है उसमें वो खुश है, और उसके अंदर वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये बात आप याद रखना। सो यू विल फाइंड, अगर आप कभी कोई डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो डेंस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट इतना डेंस होता है कि नीचे तक लाइट पहुंच ही नहीं रही होती, या बहुत कम लाइट पहुंच रही होती है। तो उतने एनवायरमेंट के अंदर भी आपको कई सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। इवन इन दैट एरिया यू विल फाइंड फ्यू स्मॉल प्लांट्स ओवर देयर, सो दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय शेड लविंग प्लांट्स। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, शेड लविंग प्लांट्स रखना, इनकी रिक्वायरमेंट लाइट की काफी ज्यादा कम होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो यहाँ तक तो हमने स्टोरी देख ली। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की थोड़ा डिटेल में। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दैट इन स्लाइटली डिटेल। सी, देखा ये गया है, व्हाट वी हैव सीन, कि जब आप लाइट इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते हो स्लोली, जब आप लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका इंक्रीज होगा। सो जब आप लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो, सो व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा आपका, इवन आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। आपका प्लांट खाना बनाना यहाँ पे चालू करेगा और काफी तेजी से खाना बनाना चालू करेगा। सो you'll find the photosynthetic rate, the photosynthetic rate will also increase, will also increase. So that should be clear to you कि जब आपका लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज, देखो यहाँ पे लाइट नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लाइट का इंटेंसिटी। ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड ओवर हियर इट, यहाँ पे आपका आएगा लाइट का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर मैं गर्मी की बात करूं तो सबसे तेज धूप कब होती है, सबसे तेज कड़क धूप कौन से टाइम में होती है? अरे पूरे दिन में से कौन से टाइम में पूरे दिन धूप होगी? 2 बजे। आफ्टरनून, राइट। आफ्टरनून में आपकी सबसे तेज आपकी धूप रहती है, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो दैट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट यू विल सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर जैसे आप शाम की तरफ जाते हो, या अगर आप सुबह सुबह 7 बजे अगर उठ के आप धूप में जा रहे हो, देन यू डोंट हैव सच अ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओवर देयर। तो जब आपकी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है मतलब जो वो होती है नेचुरली, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आप यहाँ पे इंक्रीज होगा। जनरली ये देखने के लिए आपको मिलता है, आप यहाँ पे से ग्राफ में देख सकते हो। यू कैन सी दैट इन द ग्राफ। सो व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, ये आपका जीरो है यहाँ पे, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जस्ट वेट अ मिनट, I thought I'm going to sneeze. All right. So यहाँ पे आपका ग्राफ है। तो आप देखो ये y एक्सिस पे, आप x एक्सिस पे आपका यहाँ पे क्या है, लाइट इंटेंसिटी, और y एक्सिस पे आपका यहाँ पे है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब आपका लाइट इंटेंसिटी आप यहाँ पे स्लोली इंक्रीज करना चालू करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपका स्लोली आपका यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो यू कैन सी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ओवर हियर इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये आपका स्लोली आपका यहाँ पे इंक्रीज करना चालू करेगा। तो आप इंटेंसिटी बढ़ाइए, आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा। बट पता है होता क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यू विल अटेंड द सैचुरेशन। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आपका आ चुका है, ये हो गया आपका मैक्सिमम रेट। दिस इज माय मैक्सिमम रेट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस, दिस इज योर मैक्सिमम रेट। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम रेट मेरा आ गया फोटोसिंथेसिस का। और ये भी याद रखना कि ये मेरा जो पॉइंट है ये मुझे इवन बता रहा है कि यहाँ पे आ चुका है मेरा सैचुरेशन। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरा सैचुरेशन आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब मैं कितना भी यहाँ पे बढ़ाऊं लाइट को, कितना भी यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाऊं लाइट की, देखो मैं यहाँ पे अगर इसके डी के अगर पॉइंट के आगे मैं बढ़ाना चालू करता हूं तो मेरा फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज नहीं होगा। आई विल नेवर फाइंड माई फोटोसिंथेटिक रेट गेटिंग इंक्रीज। याद रखना, लाइट का भी एक लिमिट तक होता है, इंटेंसिटी का भी एक लिमिट तक होगा। एक सर्टेन लिमिट के बाद आप चाहे जितना भी आप बढ़ाओ वहां पे इंटेंसिटी को, आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपको वहां पे इंक्रीज नहीं किया जाता। यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर देयर। सो आपका मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल चुका है, अब आपको यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, राइट। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि अगर लाइट इंटेंसिटी अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो एक सर्टेन लेवल तक आपका रेट बढ़ेगा यहाँ पे,
but after some time you will find the saturation will be attained. So at some point, यहाँ पे mention करता हूँ, at some point there will be saturation. There will be saturation. मतलब आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब आपका यहाँ पे और इंक्रीज आपका यहाँ पे नहीं होने वाला. अब यहाँ पे एक और बात याद रखना, अगर मैं लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ाता रहा ना, समझो और बढ़ाता रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं और बढ़ाऊंगा ताकि मेरा फोटोसिंथेसिस बढ़े, चालू हो जाए वापस से. तो याद रखना, अगर आप बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा देते हो, देन आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे आना चालू करेगा. सो याद रखना, एट अ वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, अगर बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो गई, देन वहां से फिर काम बिगड़ेगा आपका, देन वहां से आपका काम बिगड़ने लगता है. सो एट वेरी हाई light intensity, at very high light intensity, याद रखिएगा, at very high light intensity what will be happening over here, that your chlorophyll undergo degeneration. अगर बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, देन याद रखना क्या होगा, आपके जो क्लोरोफिल होते हैं, the chlorophyll you have, chlorophyll undergoes degeneration. तो ये बात याद रखना, आपका जब क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज्यादा जब आपका लाइट इंटेंसिटी आपका बढ़ जाएगा ना, तो क्लोरोफिल की डेथ होना वहां पे चालू हो जाएगी, मतलब वो टूटने वहां पे चालू हो जाएंगे. सो दे विल अंडरगो डीजनरेशन, राइट. अगर क्लोरोफिल अगर मेरे डीजनरेट हो रहे हैं तो फिर क्या ही होगा. सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई होप आप ये समझ पा रहे हो, अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो क्या ही करेंगे हम फोटोसिंथेसिस वहां पे. सो नाउ यू विल फाइंड there will be a decrease in the rate of photosynthesis, decrease in photosynthetic rate. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए. So that should be clear to all of you. ठीक है, तो हद से ज्यादा लाइट इंटेंसिटी is not good for you, is not good for plant, right? Chlorophyll damage होगा, chlorophyll damage हुआ, the rate will come down. So that should be clear. तो ये बात याद रखना. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू नो अबाउट द लाइट इंटेंसिटी. इसमें दो तीन चीज याद रखना. पहली चीज ड्यूरेशन की बात करते हैं हम, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करते हैं. जितनी लाइट प्लेनेट पे आ रही है उसका 10% इनफ होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए. एक प्लांट को अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 10% ऑफ लाइट इज इनफ फॉर द सैचुरेशन ऑफ द प्लांट्स, राइट. तो आपका इनफ रहेगा. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है. जनरली प्लेनेट पे लाइट तो मिनिमम आपको मिल ही जाती है, लाइट आपको मिनिमम मिल जाती है. जब तक आप घर पे प्लांट को ग्रो नहीं कर रहे अपने कमरे के अंदर, लाइट उसे मिनिमम मिल जाती है ग्रो करने के लिए, राइट. इवन अगर आप देखोगे ना, घर के अंदर भी कई सारे प्लांट्स हैं जो ग्रो कर जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंडोर प्लांट्स. यू मस्ट हैव सीन दैट. कुछ स्मॉल इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनको आप घर में रख लो तब भी आप ग्रो कर जाते हैं. तो आप सोचो उनको कितनी कम सनलाइट की जरूरत होती है, राइट. जो नॉर्मल जो डे लेंथ की जो लाइट होती है वो उनके लिए इनफ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो दैट इज व्हाई यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ओवर देयर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे आपके तीन टर्म्स हमने यहाँ पे देखे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट. ये आपके वो प्लांट्स है जिनको रिक्वायरमेंट होती है इतने ड्यूरेशन के लाइट की, और तब वो अपना फ्लावरिंग और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं. सो याद रखना, ये वो शॉर्ट डे प्लांट जिनको काफी कम ड्यूरेशन ऑफ डे चाहिए होता है और लॉन्ग नाइट चाहिए होती है, मतलब विंटर वाले प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स को जनरली चाहिए होता है काफी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ, एंड आपका रात का टाइम इनका शॉर्ट रहेगा. दैट मीन्स प्लांट्स जो आपके समर में जनरली ग्रो करते हैं, फ्लावर करते हैं. एंड देन यू हैव अ डे न्यूट्रल प्लांट. क्या होता है मेरा डे न्यूट्रल प्लांट? जिनको दोनों. अरे क्या हो गया, एक ही आंसर. व्हाट डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? जो दोनों में ग्रो हो सकते हैं. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट का, सिंपल सा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. जितनी डे लेंथ मिल जाए वो खुश है, राइट. इनको मैटर नहीं करता हाँ कि ज्यादा मिल जाए कम मिल जाए, दे कैन हैप्पीली ग्रो ओवर देयर. सो दैट इज गोइंग टू बी माय डे न्यूट्रल प्लांट ओवर देयर. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, चलिए देन आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी समथिंग एल्स. तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे देख लिया. सो दिस इज माय वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर लाइट. और याद रखना, जनरली जब आप लाइट इंटेंसिटी कम से ज्यादा करने लगते हो तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, राइट, अप टू सर्टेन लेवल.
उसके बाद आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका इंक्रीज नहीं होगा, चाहे आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तब भी। और अगर आपने इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी देन आपका क्लोरोफिल डैमेज होता है एंड देन एवरीथिंग विल कम डाउन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, और इतनी चीज आप यहाँ पे रखेंगे याद। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, द नेक्स्ट फैक्टर हियर इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर। चलिए फिर सब लोग मिलकर बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर, जो आपके यहाँ पे फिलहाल काफी लो है आपके एरिया के अंदर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सी, टेम्परेचर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन आता है आपके प्लांट्स के साथ। आई टेल यू व्हाई। आपका जो केल्विन साइकिल होता है, आपका जो केल्विन साइकिल होता है, इसके अंदर आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो केल्विन साइकिल रन करने के लिए यू नीड टू हैव फ्यू एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। सो ये करने के लिए आपके कई सारे एंजाइम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। सो विल हैव, आई वुड से फ्यू एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, आर इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब यहाँ पे है कि जब आपका केल्विन साइकिल रन किया जाएगा तो आपके कुछ एंजाइम्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो केल्विन साइकिल को रन करने में आपकी मदद करते हैं। अब एंजाइम के साथ एक प्रॉब्लम है। एंजाइम्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी एंजाइम हो, चाहे वो आपका माउथ में अमाइलेज हो, चाहे आपका पेट में कोई पेप्सिन नाम का एंजाइम हो, कोई भी एंजाइम हो, एंजाइम्स के साथ बात ये होती है कि इनको चाहिए होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। दे वर्क इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये हमेशा काम करते हैं आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, राइट। तो फॉर एग्जांपल समझो कोई एंजाइम है, एंजाइम का नाम है आपका एंजाइम नंबर ए। सो लेट्स से देयर इज अ एंजाइम जिसका नाम है आपका एंजाइम नंबर ए। एंजाइम ए का ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, अज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका यहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस एंजाइम का। तो इस एंजाइम को ये टेम्परेचर मिलना चाहिए तभी ये काम करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इफ यू हैव हाई टेम्परेचर, तो याद रखना एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो टूटना चालू करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंजाइम्स डीनेचर्ड। एंजाइम्स गेट्स डीनेचर्ड, मतलब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे एंजाइम्स, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो। अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो है तो देखो, हाई टेम्परेचर में तो प्रॉब्लम है ही आपको यहाँ पे, हाई टेम्परेचर में तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है ही। अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है, इफ यू हैव अ वेरी लो टेम्परेचर, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। क्या होगा इसके अंदर, आपके एंजाइम्स एक्टिव होंगे ही नहीं, योर एंजाइम्स विल रिमेन इनएक्टिव। एंजाइम्स रिमेन इनएक्टिव। तो ये बात भी आपको समझनी है कि एंजाइम्स को भी ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और तभी ये सही तरीके से काम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हुआ टेम्परेचर, देन अगेन द एंजाइम्स विल गेट डीनेचर्ड, राइट। अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो भी आपके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। तो इसलिए याद रखना, हर एक के लिए, हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ पे टेम्परेचर है। तो अगर मैं इस एंजाइम ए को मैं रखता हूँ एक टेम्परेचर के अंदर जो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, तो आप बताइए क्या होगा फिर अगर मैं एंजाइम ए को 4 डिग्री सेल्सियस में रखूंगा तो? एक्टिव नहीं होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये एक्टिव होगा ही नहीं, इनएक्टिव रहेगा मेरा वहां पे। और अगर मैं इस एंजाइम ए को रखता हूँ समझो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो फिर क्या होगा? डीनेचर हो जाएगा। हाँ जी। तो दोनों कंडीशन के अंदर आपका काम यहाँ पे बन नहीं रहा, यू आर नॉट फाइंडिंग योर वर्क इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। तो याद रखना, यू नीड टू हैव अ ऑप्टिमम रेंज आपका हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है और लो टेम्परेचर क्या होता है, और ये सारी चीजें लागू होती है आपके प्लांट्स के साथ भी। प्लांट्स के अंदर भी जो आपके एंजाइम्स होते हैं, हर एक का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हर एक का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और उसी रेंज के अंदर वो सक्सेसफुली हैप्पीली अपना काम कर पाएगा। अगर आप वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, तो आपका वो इवेंट भी आपका पे रुक जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर केल्विन साइकिल में आपका एंजाइम है, जो सबसे फेमस एंजाइम उसका नाम क्या होता है केल्विन साइकिल के अंदर? सबसे फेमस एंजाइम, क्या ये प्लेनेट सबसे ज्यादा मिलता है क्या, या कम मिलता है? राइट, ये आपका सबसे ज्यादा मिलेगा। तो होगा क्या ना, सभी एक ऑप्टिमम रेंज होगा, उसे हमें देखना नहीं क्या है रेंज, बट याद रखना अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये काम नहीं करेगा,
इट विल गेट डीनेचर्ड। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी ये काम नहीं करेगा, इनएक्टिव। तो वी हैव टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। अब ये तो आपने यहाँ पे सुन लिया, समझ लिया। अब एक और चीज आप सुनो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ C4 और C3 प्लांट्स के बारे में, तो C4 प्लांट्स respond well to high temperature। इसका मतलब यहाँ पे ये है, और ये बात आपने कल भी देखी थी, कि आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर में काफी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर हाई रहता है तब भी वो टाइम पे लाइक दे आर नोन टू कैरी आउट देयर वर्क वेरी इजीली, मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस काफी अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रफ आइडिया दूं, तो C4 प्लांट्स के लिए जो टेम्परेचर रहता है, C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा, और C4 प्लांट्स द ऑप्टिमम रेंज ओवर हियर विल बी अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। जनरली इनका जो रेंज यहाँ पे होता है टेम्परेचर का, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो इस रेंज के ऊपर ये लोग बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो याद रखना इनका एक हाई रेंज ऑफ ऑप्टिमम रेंज होता है, इनका एक जो टेम्परेचर का जो ऑप्टिमम रेंज है इनका काफी ज्यादा है। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है एनवायरमेंट के अंदर, तो C4 प्लांट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर नोन टू रिस्पॉन्ड मच मोर इन अ बेटर वे कंपेयर टू माय C3 प्लांट्स। अब C3 प्लांट अच्छे से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाते वो हम देख लेते हैं। C3 प्लांट आपके अच्छे से रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर पाएंगे, द C3 प्लांट्स ओवर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, C3 प्लांट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड जनरली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो ऑप्टिमम रेंज होता है काफी कम होता है। देयर ऑप्टिमम रेंज इज गोइंग टू बी अराउंड 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये इनका रहेगा रेंज। अब क्योंकि इनका रेंज काफी कम है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा गया, 25 से ज्यादा अगर जाने लगा आपका टेम्परेचर, तो C3 प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, उनकी एक्टिविटी वहां पे रुक जाएगी, बिकॉज एंजाइम्स की डेथ होना वहां पे चालू हो जाएगी, एंजाइम्स विल गेट डीनेचर्ड। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो कि जब आपको कोई कह रहा है कि C4 प्लांट्स ज्यादा बेटर तरीके से टॉलरेट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं आपके हाई टेम्परेचर को, तो उसका रीजन यहाँ पे क्या है? रीजन इसका ये है दैट दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्टिमम ऑफ टेम्परेचर। ये लोग ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्स इसलिए करते हैं, इनका ऑप्टिमम रेंज 30 से 40 के बीच में आता है। ठीक है, और ये बात हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि दीज आर द प्लांट विच बिहेव वेल, विच टॉलरेट वेल एंड इन द हाई टेम्परेचर के अंदर, और इवन आपका हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर ये लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर नोन टू रिस्पॉन्ड वेल। तो ये बात आप लोग यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो। तो ये रेंज याद रखना, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके सामने स्टेटमेंट आ सकता है दैट C4 प्लांट रिस्पॉन्ड वेल टू द हाई टेम्परेचर, दैट्स अ राइट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर C4 के वहां पे अगर C3 लिखा हुआ हो, देन समझ जाना ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। ठीक है, सो क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है? इज द टेम्परेचर पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दो इसको। हाँ, कौन सा वाला पार्ट बेटा, कौन सा वाला प्लांट का? ये C3 C4 वाला? टेम्परेचर वाला बता दो फिर से एक बार। पूरा के पूरा टेम्परेचर वाला? यस सर। बच्चे देखो, लुक एट देम, ये देखो हमारे बच्चे। टेम्परेचर में आपको याद ही रखना बेटा, देखो एंजाइम जो आपका होता है ना, कोई भी एंजाइम होता है उसका एक ऑप्टिमम रेंज होता है। जैसे आपका हो गया 25 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया रेंज। अगर इस रेंज से ज्यादा अगर आपको टेम्परेचर मिलता है एंजाइम को, तो वो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसे हम कहते हैं एंजाइम गेटिंग डीनेचर्ड, राइट। अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, राइट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने, रैंडम एग्जाम्पल लिया कि अगर वो रेंज से अगर टेम्परेचर कम हुआ तो आपका एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा, राइट। तो हर एक एंजाइम का एक रेंज होता है, हर एक एंजाइम का रेंज होता है। उस रेंज के अंदर जब तक वो एंजाइम है टेम्परेचर की रेंज में, तब तक वो सही से काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे C4 और C3 प्लांट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं उनका रेंज क्या है यहाँ पे, इट इज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। और जो C3 प्लांट्स यहाँ पे होते हैं उनका रेंज यहाँ पे आपका होता है 15 डिग्री सेल्सियस टू योर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेंज आपको मिलता है C3 और C4 प्लांट्स के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार कौन से रेंज के अंदर ज्यादा बेटर, कौन से कौन सा प्लांट ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा हायर टेम्परेचर को, देन आप जानते हो द आंसर विल बी माय C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ये काफी आराम से सक्सेसफुली अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। बट सेम चीज में C3 प्लांट्स के लिए यहाँ पे बोल नहीं सकता।
So these are the few things we have done in this particular slide, और ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the things you have to know. और रूबीज को हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था बिकॉज केल्विन साइकिल के अंदर आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं मिला तो एंजाइम्स आपके फिर काम नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है. और ये पता है इवन आपका वेरी करता है. जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में रहते हैं उन्होंने अडेप्ट किया होता है टू वर्क इन द हाई टेम्परेचर. जैसे आपका कैंप प्लांट्स हो गए. सो आप जानते हो कैंप प्लांट्स आर सीन इन द एरिड कंडीशन. तो वो लोग कर लेते काम अपना. सो दे हैव अ हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो उनका रहेगा 30 से लेकर 45 तक का आपका रेंज रहेगा. तो लोग उस तरीके से काम कर लेते हैं. ठीक है. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. सो दिस इज वेयर द टेम्परेचर शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब नेक्स्ट चीज जो हमारी यहाँ पे आएगी दैट इज द CO2 concentration. नाउ नेक्स्ट फैक्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है ऐसी कोई बात नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट CO2 concentration. तो CO2 concentration आपका लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है. तो ये अगर आपका इनफ नहीं हुआ तो आपका फोटोसिंथेसिस होना मुश्किल में हो सकता है. ठीक है. अब पहले तो आप याद रखना कि जब हम बात करते हैं CO2 concentration की तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होगा. हाउ मच CO2 you will have in the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर के अंदर you will get to see a CO2 concentration of around 0.03%. ये आपका है CO2 concentration. That is going to be the CO2 concentration inside the atmosphere, within the atmosphere, right? अब जनरली देखा ये गया है कि जब आपका CO2 concentration बढ़ेगा, जब आपका CO2 concentration बढ़ने लगेगा, तो you will find कि आपका rate of CO2, rate of photosynthesis will also increase. तो assume करते हैं कि अगर आपका CO2 concentration आपका बढ़ता है and it goes from 0.03 से लेके 0.03% से लेके it goes to around, let's say it moves to around 0.05%. अगर आपका चेंज हुआ, अगर इतना आपका इंक्रीज होता है, if it increases from 0.03 to 0.05%, तो याद रखना अगर आपका यहाँ पे होता है, देन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ऐसा हुआ तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज होगा. सो एक सर्टेन लेवल तक आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होता है. सो इफ दिस इज गोइंग टू इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन, माय फोटोसिंथेटिक रेट विल आल्सो इंक्रीज. फोटोसिंथेटिक रेट will also increase. ठीक है. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आप CO2 को बढ़ाते हो एक लेवल तक तो आपका इंक्रीज होगा. लेकिन अगर आपका CO2 गया इसके बियॉन्ड, इसके आगे गया तो देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. याद रखना इफ द CO2 concentration, अगर आपका CO2 concentration आपका जाता है लाइक अराउंड लेट्स से 0.06%, राइट, या 0.05 के अबव, मैं आप लिख रहा हूँ 0.05 के अबव अगर वो जाता है. सो 0.05 के अगर अबव मेरा टेम्परेचर अगर जाता है, सॉरी CO2 कंसंट्रेशन अगर मेरा जाएगा, देन इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा आपके प्लांट्स के ऊपर. याद रखना इसके वजह से क्या होगा, आपके प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक रेट आपका कम हो जाएगा. तो याद रखना इतना ही चाहिए हमें, इससे ज्यादा गया तो दैट्स नॉट गुड फॉर प्लांट्स. सो अगर ये CO2 कंसंट्रेशन गया आपका 0.05% के अबव, देन याद रखना photosynthetic rate will decrease. Photosynthetic rate will decrease. तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि बढ़ रहा है अच्छी बात है, बट एक लेवल तक बढ़े तब तक ठीक है, उसके बियॉन्ड फिर अच्छी बात नहीं है, देन आपके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. फिलहाल एटमॉस्फेयर में अराउंड 0.03 0.04 के बीच में आ रहा है नंबर, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है. तो आप लोग मुझे बता सकते हो ये CO2 आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ क्यों रहा है आजकल के जमाने में, आपका CO2 बढ़ क्यों रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर? पोल्यूशन की वजह से. स्पेसिफिक बताओ, पोल्यूशन के अलावा स्पेसिफिक क्या बढ़ने का? हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि CO2 बढ़ क्यों रहा है एटमॉस्फेयर में, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों बढ़ रहा है वो? प्लांट्स की कमी की वजह से. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, प्लांट कमी हो रही है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, एक बात आपकी मान ली मैंने, चलो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे थोड़ा बढ़ रहा है. और क्या रीजन हो सकता है? ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं और साथ में गाड़ियां यूज कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं और कार चला रहे हैं वो लोग, ह्यूमंस लोग. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, पॉपुलेशन ठीक है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो, बट याद रखना
एक मेन रीजन होता है आपके CO2 की इंक्रीज होगा, इज गोइंग टू बी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट मीन्स पेट्रोल। आप जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो आपका CO2 का लेवल आपका बढ़ता है। सो जब आप फॉसिल फ्यूल का बर्न करोगे तो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर आपका CO2 का लेवल आपका बढ़ने लगेगा। और अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स बाय नो मींस दैट्स अ गुड थिंग, इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट। ठीक है, इसलिए आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा बचपन में कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करना, यूज करना चाहिए। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको चल के स्कूल जाना चाहिए, विच मोस्ट ऑफ यू डू दैट, राइट? कुछ नया नहीं आपके लिए। सो यू शुड बी डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज जिसकी वजह से आपका CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में आपका ना बने, राइट? क्योंकि अगर ये आपका बढ़ेगा देन इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट। एक तो प्लांट्स को तो दिक्कत आएगी, मतलब यू विल फाइंड कि अगर CO2 का लेवल बढ़ा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे द ग्लोबल टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वो कहीं से भी आपकी एक अच्छी चीज, या मैं कहूंगा कहीं से भी फायदेमंद चीज नहीं है। ठीक है, तो याद रखना CO2 का लेवल क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल बेसिकली आप कह सकते हो आपका पेट्रोल कोल को आप बर्न करते हो ना, तब आपका ये आपका CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा। और पेट्रोल को हम कब बर्न करते हैं, व्हेन यू यूज अवर कार्स, व्हीकल्स, राइट? एंड इन द इंडस्ट्री एज वेल यू विल बी यूजिंग देम। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि क्यों आपको यहाँ पे बढ़ता है। अब एक और चीज हम यहाँ पे बात करेंगे, विल डिस्कस वन मोर थिंग ओवर हियर। सी, जब मैं बात करता हूँ CO2 कॉन्सेंट्रेशन की, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ तक सच्ची बताओ, यहाँ तक पता चल रहा है सबको या नहीं आ रहा? ठीक है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा लेकिन क्वेश्चन अटक गया, आवाज नहीं आई। चलो खैर कोई नहीं, जैसे बेटा आवाज क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन वापस पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ, इसमें एक चीज याद रखना कि आपका यू हैव दिस CO2 कॉन्सेंट्रेशन 0.03%। ठीक है, आपके C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट्स, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा CO2 कॉन्सेंट्रेशन का? सो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ CO2 कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट माई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि दे विल अटेंड सैचुरेशन, इनको मिलेगा सैचुरेशन एट अराउंड 460, not 460, it is going to be like, sorry, it is going to be 360. They will attain the saturation at around 360 parts per million, 360 parts per million पे they will attain the saturation। इनको इस अमाउंट के अंदर ये लोग अपना सैचुरेशन अटेंड कर लेंगे, सैचुरेशन यहाँ पे अटेंड करेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। 360 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यहाँ पे होता है 0.036, इतना परसेंटेज ऑफ माय CO2 अगर एटमॉस्फेयर में होता है ना, तो इसके अंदर इनका सैचुरेशन आ जाता है। दैट मीन्स, इसका पता है मतलब क्या होता है कि अगर इतना परसेंट CO2 हुआ आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये इनके लिए इनफ है। इतने के अंदर वो अपना सारा खाना आराम से बना लेंगे, दे कैन मेक देयर फूड वेरी इजीली यूजिंग दिस अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, तो अगर CO2 का लेवल इतना रहता है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो काफी जल्दी अपना सारा खाना आराम से बना सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे C4 प्लांट्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे CO2 कॉन्सेंट्रेशन की। इनको इतना मिल जाए ना, ये अपना खाना काफी सक्सेसफुली यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे पहले आप समझ लो। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, These sir. plant only need 0.036% of CO2 in the atmosphere and they can make their own food and they will attain the saturation। ये अपना फुल पेट भर के खाना बना सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मेरे C3 प्लांट्स की, जब मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे C3 प्लांट्स के बारे में, तो इनके अंदर चीजें थोड़ी बदल जाती है। इनके अंदर जब मैं बात करता हूँ मेरे CO2 के कंसंट्रेशन को लेके, व्हेन आई टॉक अबाउट CO2 कंसंट्रेशन, तो इनका सैचुरेशन आता है काफी हाई लेवल पे। सो दे विल गेट सैचुरेशन एट अराउंड 460 ppm parts per million, so that is going to be the saturation for them। अब 460 पार्ट पर मिलियन का मतलब यहाँ पे होता है that they will attain saturation at around 0.046%। इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये लोग अपना सैचुरेशन अटेंड करेंगे। सो इनको चाहिए ज्यादा, लाइक दे नीड टू हैव, मतलब अगर आपका कोई प्लांट है C3 प्लांट,
और अगर एटमॉस्फेयर में 0.03% है तो अगर आपने उसे बढ़ाया तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज होगा, राइट? यू विल फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू इंक्रीज। सो याद रखना इनका सैचुरेशन थोड़ा लेट आता है, तो इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, तो याद रखना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 है, सो C3 प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर आपके एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ा तो और अच्छे से वो लोग कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनका पेट नहीं भरा है, उनका सैचुरेशन नहीं हुआ है, उनका सैचुरेशन होगा एट अराउंड 0.046% के ऊपर। तो वो खाना बना रहे अपना, लेकिन जो उनका जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ खाना बनाने का जो उनका लेवल होता है, जो सबसे बढ़िया अमाउंट में जब वो अपना ऑर्गेनिक मैटर बना पाएंगे, वो तब बना पाएंगे व्हेन दे गेट दिस अमाउंट ऑफ माय CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर देखा जाए तो इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। ये आपके वो प्लांट्स है जिनको सैचुरेशन थोड़ा लेट आएगा, राइट? मतलब आपको अगर मैं एक सिंपल तरीके से एग्जांपल दूं, आप सोचो आपके पास दो टाइप के डॉग्स हैं, राइट? आपके पास आपके दो टाइप्स के डॉग है, एक है आपका लाइक ब्राउन कलर का डॉग आपके पास है, और एक आपके पास है आपका लेट्स से कौन से कलर का बनाए हम लोग, लाइक व्हाइट कलर का डॉग है आपके पास। दो टाइप के आपके पास डॉग है। एक डॉग है जिसको खाना खाने के बाद सैचुरेशन काफी जल्दी आ जाता है, मतलब आपने उसे 4 रोटी खाने के लिए दी ब्राउन वाले डॉग को, यू गिव देम द 4 रोटीज और उसका पेट भर जाता है, उसका जैसे पेट भर जाता है वहां से चल के निकल जाता है, ठीक है? आपका व्हाइट वाला जो डॉग आपके यहाँ पे है, इसको आपने 4 रोटी दी, राइट? फिर आपने उसे 500 ग्राम चावल दिए, राइट? यू गिव देम 500 ग्राम राइस। फिर आपने उसे लाइक 4 अंडे उबाल के दिए, राइट? यू गिव देम 4 एग्स बॉईल करके आपने उन्हें यहाँ पे दे दिया। उसके बाद पुडिंग के अंदर आपने उसे कुछ बना के दे दिया, यू गिव देम कस्टर्ड ओवर हियर। और इतना खाना खिलाने के बाद फिर वो वहां से उठ के जाता है, ठीक है? तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो व्हाइट डॉग है आपका यहाँ पे, इसका सैचुरेशन पॉइंट काफी ऊपर है, इसको आपको काफी कंज्यूम कराओगे तब आपका ये लाइक जाके लाइक इसका सैचुरेशन आएगा, तब वो कहता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं वहां से जा रहा हूँ। वो जो ब्राउन कलर डॉग है दैट इज गोइंग टू बी गेटिंग अ सर्टेन अमाउंट, उसको लाइक वहां पे मिल जाता है, वो अपना पेट भर जाता है, उसका पेट का सैचुरेशन आ जाता है और वहां से निकल जाता है। तो आप समझो ब्राउन डॉग इज लाइक अ C4 प्लांट, इनको थोड़ा सा ही CO2 चाहिए होता है, राइट? और उसी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये लोग आसाम से सैचुरेशन अटेंड कर सकते हैं। बट C3 प्लांट्स के साथ दिक्कत ये है कि लाइक दिक्कत आई वोंट से दिक्कत, बट दे कैन रिस्पॉन्ड टू हाई अमाउंट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो अगर आप थोड़ा बढ़ा भी देते हो तो इनको फायदा होगा, इनको फायदा होगा, मतलब ये लोग अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग जैसे ही 0.36 के आगे गया, दे विल नॉट डू द फोटोसिंथेसिस, ज्यादा वो उतना ही करेंगे जितना उनको करना है, उससे बियॉन्ड वो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ये लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? 0.046% तक। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। कुछ तो कहना चाहता है, खैर कोई नहीं, ठीक है, बाद में बोलिएगा बेटा, बाद में बोलिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये याद रखना, सैचुरेशन का इनफ हो गया, अब इसके बियॉन्ड आपका एक एक्स्ट्रा इंक्रीज आपका यहाँ पे नहीं होगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? इतनी स्टोरी फिलहाल के लिए याद रखो आप लोग। तो अभी तक हमने हमारे 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखे। वी हैव सीन द CO2 concentration, we have seen temperature, and then we have seen the light over here as a limiting factor. So ये हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखे हैं, लाइट, टेम्परेचर और CO2, और ये आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये डिसाइड करते हैं कि यार ज्यादा होगा कम होगा, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डाले थे, लेकिन हमारे पास फिलहाल टाइम है नहीं क्वेश्चंस कराने का। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग देख लीजिएगा, आपके नेक्स्ट क्लास है, आपकी मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। तो बताइए आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 28 हैंड रेज करके इसका आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन द मोस्ट एबंडेंट? हैंड रेज करके बेटा, हैंड रेज करके ऐसे आंसर नहीं देना आपने, हैंड रेज करके आप इसका आंसर बताइए। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है, बताइए मुझे। कृतिका, क्या आंसर होगा इसका? Sir, option 2. ऑप्शन 2 ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी आंसर है आपका यहाँ पे। चलिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, लेट्स मी फाइंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है? डिफिकल्ट तो ज्यादा है नहीं, लेट्स सी दिस वन। 42 इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड? इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे बनती है? हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए। सो फटाफट हैंड रेज करके मुझे आंसर बताइए, इनमें से कौन सी चीज बनती है ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? बताइए, क्या नाम था इनका? सलम, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन ए।
सलम आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, मैं और भी आंसर यहाँ पे लेना चाहूंगा। पलक आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन ए। इशिता कुमारी क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर फर्स्ट आंसर। आप सब लोग डांट खाओगे किसी दिन। मुस्कान क्या आंसर होगा इसके अंदर? सेकंड ऑप्शन। मोनिका क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन बी। यस, याद रखिए मेरी बात ध्यान से, साइक्लिक के अंदर आपका NADPH नहीं बनता। NADP यहाँ पे लिखा ऊपर से, सो NADP तो आपको बनता ही नहीं है साइक्लिक के अंदर। याद करिए साइक्लिक के अंदर सिर्फ आपका ATP फॉर्मेशन होता है। आपको बताया था ना बेटा, हम लोगों ने ये किया था, काफी आराम से बैठ के हमने ये किया था फुर्सत से, याद करिए। आपका जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तब आपका सिर्फ ATP फॉर्मेशन ही होता था वो टाइम पे, आपका NADP फॉर्मेशन आपका नहीं होता। यू डोंट फाइंड NADPH और ATP फॉर्मेशन, सिर्फ आपका ATP फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है। और ये क्यों नहीं होता, मोनिका आप बताना चाहेंगे हम सबको कि क्यों आपका यहाँ पे NADPH नहीं बनता साइक्लिक के अंदर? सर भी क्योंकि फेराडोक्सिन के बाद वो NADP प्लस में जाता ही नहीं है, वो सीधे प्लास्टोक्विनिन में चल जाता है, इसकी वजह से। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाता ही नहीं है फेराडोक्सिन के बाद, इट विल कम बैक इनटू योर प्लास्टोक्विनोन, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि साइक्लिक के अंदर आपका सिर्फ ATP बनेगा और NADPH आपका नहीं बनता। सो ऑप्शन 2 ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो प्लीज सबको याद रखिएगा जिन्होंने गलत दिया था, सलम, इशिता एंड बाकी लोग जिन्होंने लाइक सही नहीं कर पाए थे, प्लीज रिमेंबर नाउ दिस थिंग, ओनली ATP has been formed। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर्स, एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है? तो ध्यान से देखिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो अब मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए कृतिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन 2। कृतिका को ऑप्शन 2 यहाँ पे लग रहा है। देन कोमल आप बताइए। ऑप्शन 2। एंड पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 2। राइट, सो यू विल हैव 2 NADPH एंड यू विल हैव 3 ATPs। ये आपका होता है इन्वेस्टमेंट एक CO2 को जब आप साइकिल में रन करते हो। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये क्वेश्चंस आपके साथ ही रहेंगे स्लाइड के अंदर, तो हो सकेगा तो इसे सॉल्व करिएगा, कल हम इन्हें डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे तो कल वैसे भी हमने इन्हें वापस से डिस्कस करना ही है। सो आई हैव जस्ट एडेड लाइक रफली 10 क्वेश्चंस, सो जस्ट हैव लुक एट देम। सारे सिंपल सिंपल ही है, लेकिन वो सिंपल डिपेंड करता है आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है, राइट? इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग देन इट्स एवरीथिंग इज सिंपल फॉर यू। लेकिन कोई डाउट आ रहा है बीच में, आपको किसी चीज को लेकर आप अनश्योर हो, देन फिर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है? सो डू दिस क्वेश्चंस एंड कल की क्लास में हम लोग हमारा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे एंड होपफुली फैक्टर्स खत्म करेंगे एंड देखते फिर उसके बाद हमें इसके अंदर क्या 2-3 छोटी छोटी चीजें बाकी वो हम देख लेंगे, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अगर आपके एंड से कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है या कोई मसला है तो बताइए आप अपने एंड से। नथिंग, नथिंग फ्रॉम योर एंड? ऑल गुड, ऑल राइट, ठीक है, वेरी गुड। आपने आंसर की नहीं सेंड की ना मोनिका आंसर की, हाँ वो सेंड करनी बाकी है। आई